हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का लघुत्तम समापवर्ती तथा महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर हमें संख्याएं दी गई है 8, 9 और 25। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो यहाँ से लिख लेते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम दोनों ही बातों को समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे लघुत्तम समापवर्ती को, जिसे हम कहेंगे लस। लघुत्तम समापवर्ती। लघुत्तम समापवर्ती की अगर परिभाषा सुने तो यह है, दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो। इसको इस प्रकार से समझेंगे हम कि मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या दी जाती है 4, 6, 8 और हमें ज्ञात करना है इसका लघुत्तम समापवर्ती अर्थात लस। तो इसका लस जो होगा वो कितना आएगा, 24। क्योंकि 24 को अगर ध्यान से देखें तो ये 4 से, 6 से और 8 से विभाज्य है। 24 से बड़ी संख्या 48 हो सकती है जो कि 4, 6 और 8 से विभाजित हो, और भी संख्याएं हो सकती है, परंतु 24 क्या है, 24 सबसे छोटी संख्या है, इसलिए इसका लस 24 आएगा। अब हम इसको समझते हैं महत्तम समापवर्तक को। महत्तम समापवर्तक, मान लीजिए यहाँ पर भी हम दो संख्याएं लेके समझते हैं। उसके पहले मैं इसकी परिभाषा भी आपको बोल के समझा देता हूँ कि दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढने का प्रयास करते हैं हम। उसके लिए हमारे पास एक उदाहरण है। मान लीजिए 12 और 16 का आपको महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, 12 और 16 की बात करें तो 2 के पहाड़े से ये दोनों विभाज्य हो सकते हैं, 4 के पहाड़े से भी इनमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो बड़ी संख्या कौन है यहाँ पर, बड़ा पूर्णांक कौन है यहाँ पर, बड़ा पूर्णांक है 4, इसलिए यह उत्तर इसका आएगा 4, 2 नहीं आएगा। आइए अब जो प्रश्न में दिए गए पूर्णांक है उन्हें हम लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ दिया है। दिया है, देखिए हमें पूर्णांक दिए गए हैं 8, उसके बाद 9 और दिया गया है 25। ये तीन पूर्णांक हमें दिए गए हैं। सबसे पहले हम इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो मैं इनके अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर करके आपको बता देता हूँ। सबसे पहले 8 के अभाज्य गुणन करेंगे हम, तो 2 से भाग लगाएंगे, ये 4 बार जाएगा, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो ये 2 बार जाएगा, उसके बाद पुनः 2 से भाग लगाएंगे तो ये 1 बार चला जाएगा। उसके बाद अब 9 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो ये आएगा 3 बार। उसके बाद फिर से 3 का भाग लगाएंगे तो 1 बार। इसके बाद 25 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 25 के अभाज्य गुणनखंड कुछ इस प्रकार से होंगे, 5 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे, उसके बाद फिर 5 का पहाड़ा 1 बार बोल देंगे। तो हमने सभी के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर लिख लेते हैं। हम क्या क्या आए हैं देखो। सबसे पहले 8 के लिखता हूँ मैं, तो 8 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 अर्थात ये हो जाएगा 2 की घात 3। उसके बाद लिखेंगे हम 9 के अभाज्य गुणनखंड, तो 9 के अभाज्य गुणनखंड आए 3 की घात 2। उसके बाद 25 और 25 के अभाज्य गुणनखंड आए 5 की घात 2। तो सबसे पहले मैं इनका लघुत्तम समापवर्ती निकालता हूँ, जिसे मैं इस प्रकार से लिखूंगा LCM 8, 9, 25। तो देखिए अगर हल करेंगे तो ये वही के वही आ जाएंगे। ये आ जाएगा 2 की घात 3 गुणा ये हो जाएगा 3 की घात 2 और गुणा में आ जाएगा 5 की घात 2। वैसे आ गए तो ये तो हो जाएगा 8, ये हो जाएगा हमारे पास 3 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 9 और 25 आ जाएगा यहाँ पर। तो 25 अट्ठे कितना होता है, 200। 25 अट्ठे 200 बच्चों, और 200 का 9 से गुणा करेंगे तो ये 1800 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, 1800। तो ये उत्तर हमारा आ चुका है। अब हम इनका HCF भी निकाल लेते हैं जो महत्तम समापवर्तक होगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं HCF किस किस का, 8, 9 और 25 का। तो देखिए इनमें अगर उभयनिष्ठ की बात करें तो कोई भी पद उभयनिष्ठ नहीं है, अर्थात कितना आ जाएगा उभयनिष्ठ, 1 आ जाएगा। तो ये हमारे प्रश्न का अगला उत्तर आ जाएगा। बच्चों दोनों ही उत्तर आ चुके हैं। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।